Hello student, today we start in electric dipole, torque on dipole in uniform electric field। आपको तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो नीट और जेई के ट्रेंडिंग क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल के हैं, अगर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगर देखा जाए, आसान यार है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इसी से आता है। तो इसलिए ज़रूरी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और बहुत आसान है, चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। तो ध्यान देना यहाँ पे, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले ये समझना बच्चे कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है रूल क्या होता है कि यहाँ पे फील्ड लाइन का क्या होता है, यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखा जाए गैप सेम रहेगा। अब इधर क्या होता है, यहाँ पे डाइपोल हमने लिया, डाइपोल अगर देखा जाए तो डाइपोल पे एक पे नेगेटिव चार्ज दे रखा है, समझो अच्छे से। यहाँ पे इस डाइपोल में अगर देखा जाए और ये फील्ड लाइन का थोड़ा से यहाँ पे सिनेरियो ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये एक लाइन जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, फील्ड लाइन का। अब क्या होता है, यहाँ पे ये चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल में यूनिट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखा जाए चार्जेस में फोर्स कैसे लगता है, तो समझाता हूँ मैं। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, ध्यान दें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख दिया इसे, मैग्नीट्यूड क्या होता है यहाँ पे क्यू, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है क्यू इंटू ए, और डायरेक्शन फोर्स का याद रखना इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को आएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, लेकिन तब जब चार्ज क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव। सेकेंड थिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये रहा, समझ में आ रहा है ना, और चार्ज क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमेशा याद रखना अपोजिट रहेगा, बस याद है किसके अपोजिट रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे Q इंटू ई ये आना चाहिए, पास समझ आ रहे हैं। तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये जस्ट अपोजिट टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ क्या आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप बताओ यहाँ पे इस चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, तो सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज था इसलिए तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे Q इंटू ई, हाँ या ना, ये तो आएगा। दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज की बात करूँ मैं, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन क्या समझाया यहाँ पे, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर को आएगा, तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा Q इंटू ई विद नेगेटिव साइन, समझ में आ रहा है क्या। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से आपने यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में, समझ आ रहा है, मतलब इंडिविजुअल फोर्स और नेट फोर्स दोनों देखेंगे। अब एक चीज आपको ये भी पता है कि डाइपोल में अगर देखा जाए तो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2a, समझ आ रहा है कितना होता है यहाँ पे 2a। तो ये समझो बच्चे, अगर ये 2a होगा तो क्या यहाँ पे ये 2a अभी लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दे रहे हैं, मैं जो बोलने चल रहा हूँ इस पे थोड़ा फोकस करना। अगर ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, समझ आ रहा है ना, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर देखा जाए तो हमेशा याद रखना नेट फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो। जीरो कैसे आएगा, आप बताओ, यहाँ पे डाइपोल पे एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो एक क्या होता है यहाँ पे डायरेक्शन अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरे का डायरेक्शन इधर को है कि नहीं। अब दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, तो नेट फोर्स डाइपोल पे कितना आएगा यहाँ पे जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो आएगा तो ध्यान देना डाइपोल चलेगा नहीं, ना इधर को मूव करेगा ना तो इधर को मूव करेगा, तो इस सेंटर ऑफ डाइपोल के अबाउट क्या होता है, ये रोटेट हो जाते हैं, समझ आ रहे हैं। और रोटेट होना याद रखना बॉडी में टॉर्क आना, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में ये ध्यान दो रोटेट क्यों हो रहा है, अब सिंपली ऐसा समझो, यहाँ पे ये क्या होता है डाइपोल है, समझ आ रहा है, एक फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूँ एक फोर्स इधर से लगा रहा हूँ, तो ये चीज ऐसे घूमेगा भी नहीं, एक इधर को फोर्स लग रहा है एक इधर को लग रहा है, तो ये ऐसे था पहले, इधर को फोर्स लगेगा और इधर को, तो ये क्या होगा ऐसे घूम जाएगा कि नहीं,
तो ऐसे डाइपोल भी यहाँ पे रोटेट कर जाता है। तो रोटेट कर रहे हैं तो मतलब टॉर्क आएगा। अब टॉर्क क्या होता है, थोड़ा ये मैकेनिक्स का पार्ट है, थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क? टॉर्क का मतलब समझो यहाँ पे, अगर मान लो कोई बॉडी है, पास समझ में आ रही ना, और वो फिक्स है और आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो उस पर, तो याद रखना टॉर्क का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इनटू क्या होता है यहाँ पे फोर्स। हमेशा याद रखना ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, फोर्स के। 90 डिग्री पे अगर बन रहा है, अगर किसी को वेक्टर फॉर्म में दिखाया जाए कि टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो याद रखना यहाँ पे ये चीज क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जिसको सॉल्व करके क्या होता है यहाँ पे आर एफ साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में यू नो दैट यहाँ पे क्या होता है आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। अगर 90 डिग्री का होंगे क्या होता है, किसी एंगल पे होता है तो थीटा कितना आता है यहाँ पे 90। अब टॉर्क का मतलब समझ में आ रहा है क्या, ये क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का मल्टीप्लाई होता है, समझ में आ रहा है। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स। तो याद रखना इसको रोटेटिंग फोर्स भी बोलते हैं, टॉर्क को क्या बोल सकते हैं, रोटेटिंग फोर्स। तो कहने का मतलब अगर ये फोर्स लग रहे हैं, बॉडी रोटेट करेगा तो रोटेटिंग फोर्स आएगा कि नहीं। अब वही हमें कैलकुलेट करना है, वही यहाँ पे टॉपिक का नेम है कि टॉर्क ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहे हैं ना, तो ये ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अगर ये चीज हमने नोट कर लिया अच्छे से, तो आगे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे वैल्यू किसका, टॉर्क का। तो मैंने क्या बोला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो आ रहा है तो यहाँ पे ये समझना है यहाँ पे नेट फोर्स जीरो आएगा, ये सेंटर ऑफ मास है। तो ये सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, रोटेट कर रहे हैं। कौन रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है डाइपोल, आप तो रोटेट नहीं कर रहे हो ना, डाइपोल रोटेट कर रहे हैं। तो अगर डाइपोल रोटेट कर रहे हैं और सेंटर ऑफ मास के वक्त एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, मान लो ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे थीटा। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता डाइपोल तो जीरो एंगल होता, ऐसे तो कितना एंगल दे रखा है यहाँ पे थीटा। अब ये ध्यान देना यहाँ पे फोर्स लग रहा है और कॉन्सेप्ट टॉर्क का जो होता है वो क्या होता है, फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही आएगा ना, और ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर 2a है तो क्या यहाँ पे a लिख सकते हो कि नहीं, हाँ या ना, आंसर यस, a रहेगा। अगर a रहेगा तो इस ट्रायंगल को अलग से ट्रीट कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे देखो इस चार्ज पे इधर को फोर्स लग रहा था, कितना लग रहा था यहाँ पे QA। ये डिस्टेंस कितना निकालना है हमें, ये कितना मान लो a, और ये क्या होता है थीटा। देखो ना यहाँ पे ये थीटा और ये क्या होता है यहाँ पे x है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आ रहा है, यहाँ पे बना भी सकते हो। और ये क्या होता है यहाँ पे a। अब मुझे बताओ यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, तो डेफिनेटली कितना हो जाएगा, x बाई a बिकम्स टू साइन थीटा होगा कि नहीं, हाँ या ना, साइन थीटा आएगा। तो x बिकम्स टू क्या होता है यहाँ पे a साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो गया। अब इस फोर्स के कारण जो टॉर्क आएगा, मान लो ये फर्स्ट फोर्स है और ये क्या होता है यहाँ पे सेकंड, तो फर्स्ट के कारण टॉर्क फर्स्ट लिख सकते हो कि नहीं। और टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इनटू क्या होता है यहाँ पे फोर्स। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्स। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ पे a साइन थीटा और फोर्स का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे QE। तो सीधे सीधे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा QA E साइन थीटा। समझे बच्चे, ये क्या होता है यहाँ पे टॉर्क फर्स्ट। मतलब क्या होता है यहाँ पे इस चार्ज पे जो फर्स्ट टॉर्क लग रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे QA साइन थीटा। अब इसकी टेंडेंसी क्या है, समझो यहाँ पे ये फोर्स किधर को घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या होता है क्लॉकवाइज। तो टॉर्क हमेशा विद डायरेक्शन लिखा जाता है, ये क्या होता है यहाँ पे क्लॉकवाइज। रोटेशन चैप्टर में अच्छे से समझाया जाता है। तो टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज लग रहा है। कैसे लग रहा है क्लॉकवाइज यहाँ पे, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स इधर को लग रहा है। तो ये चार यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल इधर को आएगा, पहले ऐसे था डाइपोल, ऐसे हो रहा है। तो ऐसे अगर चल रहा है, समझ आ रहा है, तो ये क्या होगा यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे टॉप फर्स्ट। ऐसे इस चार्ज पे देखा जाए तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है और इसकी भी टेंडेंसी क्या है, ये इधर को खींच रहा है, तो खींच रहा है मतलब क्या होगा यहाँ पे कि इधर से फोर्स लगाएगा तो ये भी तो क्या कर रहा है क्लॉकवाइज, मैग्नीट्यूड वही हो जाएगा QAE साइन थीटा। और ये क्या होता है यहाँ पे क्लॉकवाइज। ध्यान देना यहाँ पे थीटा नहीं दिखाया है, ऐसे इधर ये भी थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे टॉर्क फर्स्ट और टॉर्क सेकंड,
फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था उसके कारण टॉर्क, सेकेंड चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण टॉर्क। लेकिन दोनों टॉर्क क्या है, अगर इसको नोट कर लिया हो तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। दोनों टॉर्क क्या है, दोनों की टेंडेंसी है क्लॉकवाइज रोटेट कराना, किसको, डाइपोल को। अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा डाइपोल को तो नेट टॉर्क कितना आएगा, तो ध्यान दें यहाँ पे अगर डायरेक्शन दोनों का रोटेटिंग डायरेक्शन सेम होता है तो ऐड किया जाता है टॉर्क को, और एक क्लॉकवाइज आता है एक एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होता है यहाँ पे एक को प्लस दूसरे को माइनस। लेकिन दोनों की टेंडेंसी, ये भी इधर कुछ लग रहा है फोर्स तो इस चार्ज को इधर लाएगा और ये इस चार्ज को इधर ले जाएगा। इन टोटल सिस्टम क्या होता है यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए दोनों टॉर्क क्या होते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज, इसलिए ऐड कर रहे हो यहाँ पे। ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू ए ई साइन थीटा और प्लस क्या होता है यहाँ पे क्यू ए ई और वापस से क्या होता है यहाँ पे साइन थीटा। दोनों को ऐड करके क्या है यहाँ पे 2a क्यू ई साइन थीटा आना चाहिए कि नहीं, आ जाएगा। ये याद रखना है, यहाँ पे नेट टॉर्क का वैल्यू निकल के आ रहा है जो डाइपोल पे लग रहा है। अब एक चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये नेट टॉर्क निकल रहा है, ये क्या है यहाँ पे, तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चीज क्या होता है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पे p से, याद रखना 2aq होता है, तो ये क्या होता है यहाँ पे pe साइन थीटा। तो यहाँ पे रिजल्ट निकल रहा है नेट टॉर्क का, समझ आ रहा है, नेट टॉर्क कितना आ रहा है यहाँ पे pe साइन थीटा। अब इसमें कंडीशंस, इसके कंडीशंस क्या रहेंगे और उसमें क्वेश्चन कराते हैं, ठीक। अब ध्यान देना बच्चे, अब ये टॉर्क नेट अगर देखा जाए तो कितना है यहाँ पे, तो ये 2a और क्यू ई साइन थीटा, समझ आ रहा है ना। इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे यहाँ पे, या अच्छे से क्या लिखना, सही से लिखा भाई, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में अगर लिखोगे तो यही टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे पी ई साइन थीटा। और यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे P इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो 2aq, समझ आ रहा है, वेयर P क्या होता है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, समझ आ रहा है ना। इस तरीके से यहाँ पे टॉर्क का रिजल्ट आ गया। इसे क्या वेक्टर फॉर्म समझाना है और कंडीशंस समझाना है और देन इसे पे प्रॉब्लम करवाना है। तो ध्यान देना यहाँ पे वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो वेक्टर फॉर्म इसको अभी समझाया था टॉर्क का, जैसे याद हो तो टॉर्क इज इक्वल टू RF में समझाया था। तो क्या था यहाँ पे टॉर्क जो पहले लिख रहे हो यहाँ पे वेक्टर लगा दो, फिर फोर्स पे भी वेक्टर लगा दो। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये अगर देखा जाए यहाँ पे तो P क्रॉस क्या होता है यहाँ पे E। कई बार नीट में आपको बताऊँ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है इसका वेक्टर फॉर्म, समझ आ रहा है ना। ऐसे चार ऑप्शन दिए होते हैं वेक्टर फॉर्म पे, एक ये रहेगा क्रॉस वाला, एक में ऑर्डर चेंज कर देगा, एक में ऑर्डर क्या होता है यहाँ पे E क्रॉस P दिखा देता है। बहुत सारे बच्चे वो क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता है तो जाके रॉन्ग करके ये EP तो दिख रहा है ना, उनको लगता है EP दिख रहा है और जल्दी से ऑप्शन टिक कर देते हैं, कभी कभी रॉन्ग हो सकता है। तो याद रखना P क्रॉस E है, E क्रॉस P नहीं रहेगा। और इससे आपको मालूम है रिजल्ट क्या निकलता है, तो ध्यान देना यहाँ पे कि डाइपोल मोमेंट में अगर ध्यान से समझो तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। पास में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन समझाता हूँ मैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है यूनिफॉर्म में, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ से एंगल ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, डाइपोल को ऐसे अलग करो, ये डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसे दिखा सकती हो, ये एंगल दिखा दो थीटा और ये दिखा दो यहाँ पे P। आपको ऐसे दिखा है तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन था। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहे थे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ से उठा के इधर रख सकते हो, यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा सकते हो इसको, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P का, समझ आ रहा है ना। अब सोचो P क्रॉस E, तो डाइपोल यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन P पे हैंड किया राइट और याद रखना यहाँ पे E पे कर्ल कर रहे, समझो ऐसे पहले P पे ऐसे हैंड किया फिर कर्ल करने पे क्या आ रहा है E, तो यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है इनसाइड ऑफ द प्लेन, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू अगर वेक्टर फॉर्म देखा जाए तो ये आ रहा है और यहाँ पे डायरेक्शन देखा जाए तो इनसाइड ऑफ द प्लेन, इनसाइड ऑफ द प्लेन क्यों आ रहा है, तो P क्रॉस E इनसाइड डायरेक्शन कि नहीं, समझ आ रहा है। अरे वेक्टर तो समझ में आते कि नहीं, राइट हैंड याद रखना, नहीं तो लेफ्ट हैंड से कर रहे हो, अरे सर आंसर गलत आ रहा है, राइट हैंड नहीं तो राइट हैंड पॉकेट में रखा लेफ्ट हैंड से करो, राइट हैंड पहले P लिखा है P के डायरेक्शन में हैंड करो, फिर ये कर्ल यहाँ पे फिंगर को कर्ल करो, तो किसका डायरेक्शन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये किसका आ जाएगा यहाँ पे थंब किसका डायरेक्शन होगा यहाँ पे टॉर्क का। दैट्स व्हाट क्या होता है यहाँ पे P क्रॉस E बिकम्स क्या होता है यहाँ पे टॉर्क। तो ये रिजल्ट निकल आया वेक्टर फॉर्म। अब थोड़ा सा यहाँ पे
सिचुएशन बताता हूँ कि मैक्सिमम टॉर्क कब पॉसिबल है, मिनिमम टॉर्क कब पॉसिबल। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर नोट कर लिया हो, समझ में आ रहा है ना, तो आगे ध्यान देना है हमें कि इसमें इसे क्या वेक्टर फॉर्म हमें समझना है, सॉरी वेक्टर फॉर्म तो हो गया, अपना कंडीशन समझना है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट के फॉर्म में पी ई साइन थीटा आ रहा था। अब यहाँ पे कंडीशंस ये रहेंगे यहाँ पे कि मैक्सिमम टॉर्क कब पॉसिबल है, मिनिमम। तो इफ थीटा इज इक्वल टू रख दो यहाँ पे 0, अगर थीटा हमने 0 रखा तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे पी ई और इंटू 0 बिकम्स टू कितना हो जाएगा 0। तो याद रखना यहाँ पे मिनिमम टॉर्क का वैल्यू होता है, ये क्या होता है यहाँ पे मिनिमम। समझ आ रहा है आपको, तो 0 आता है, मिनिमम नहीं होता है, ये भी अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कब मिनिमम होता है कब मैक्सिमम। यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 0। ये तो फर्स्ट सिचुएशन हुआ। सेकेंड क्या पॉसिबल है, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना ले लो यहाँ पे 90, तो 90 लोगे तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 90 पे। समझ आ रहा है ना, साइन का मैक्सिमम वैल्यू आपको एक चीज याद रखना, यहाँ पे साइन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम -1 और क्या होते हैं 0, 3 होते हैं। ये कब आता है साइन 90 डिग्री पे, ये कब आता है 0 डिग्री पे, और ये कब आता है यहाँ पे 180। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है -1, साइन 0 का 0, साइन 90 का 90 होता है। तो मैक्स, ये तो क्या था यहाँ पे, ये नॉर्मल वैल्यू है, बट ये क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क आएगा। और मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन 90 रख दोगे तो ये क्या होता है यहाँ पे P क्रॉस क्या होता है E, मतलब P और इंटू क्या होता है यहाँ पे E। याद रखना टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है यहाँ पे P। थर्ड क्या होता है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। अब मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, देखो ये तो मैंने बोला कि नॉर्मल वैल्यू है, ये तो एक एंगल के बेसिस से ये मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 180। अब थीटा इज इक्वल टू 180 अगर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क बिकम्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे -PE। -PE क्यों आ रहा है, क्योंकि साइन अगर देखा जाए थीटा का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे -1 कब, जब थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 180। अब ये समझना जो समझाया कैसे हुआ, तो यहाँ पे जब 0 था, 0 का मतलब क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे डाइपोल था, तो ये फर्स्ट कंडीशन था, तो टॉर्क का वैल्यू 0 आ गया था। अगर डाइपोल इस तरीके से प्लेसिंग है तो ये याद रखना यहाँ पे 90 डिग्री पे है कि नहीं, तो सेकेंड का कंडीशन है, टॉर्क मैक्सिमम लगता है। थर्ड क्या होता है अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही है, समझ आ रही है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर ऐसे है कि नेगेटिव चार्ज इस साइड, पॉजिटिव चार्ज इस साइड। पी का डायरेक्शन देखो और ई का डायरेक्शन देखो, दोनों में पी का डायरेक्शन इधर को आ रहा है, ई का डायरेक्शन इधर को आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180। तो ये थर्ड केस होता है, मिनिमम टॉर्क क्या होता है, तो मिनिमम टॉर्क ये क्या होता है मैक्सिमम टॉर्क, और ये क्या होता है यहाँ पे 0 टॉर्क का वैल्यू। तो ये भी अच्छे से नोट कर लो, ठीक। अब बच्चे प्रॉब्लम करते हैं जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी बेस पे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, बात समझिए ये डाइपोल मूवमेंट है P, समझ आ रही है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम। कहने का मतलब थीटा का वो वैल्यू बताओ जिस पे टॉर्क का वैल्यू कितना आ रहा हो यहाँ पे मैक्सिमम। समझ आ रहा है, टॉर्क बिकम्स टू मैक्सिमम। अब ये बताओ थीटा अभी कॉन्सेप्ट में समझाना था, किस थीटा पे 3 ही एंगल होते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 या तो ले सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 90 ले सकते हो, और थीटा क्या होता है यहाँ पे कितना 180। अब मैंने बताया था थीटा 90 होगा तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा कि नहीं, कितना आएगा यहाँ पे QE सॉरी P, बात समझ आ रही है ना, और 180 रहेगा तो याद रखना टॉर्क का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे मिनिमम, और कितना -PE, और यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू रहेगा टॉर्क का कितना आ जाएगा यहाँ पे नेट टॉर्क यहाँ पे 0। समझ आ रहे हैं। तो कभी भी आपको पूछता है कि मैक्सिमम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वो इसी तरीके से आता है कि यहाँ पे टॉर्क का वो एंगल बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में जिसपे टॉर्क क्या होता है मैक्सिमम, तो कितना कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो आंसर क्या होता है थीटा का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 90। अगर मिनिमम पूछा होता तो 180, और बस ये मैक्सिमम मिनिमम, और या तो फिर वैल्यू पूछ लेगा। तो ये याद रखना, इसको भी अच्छे से नोट कर लो, ठीक है ना। ध्यान रखो टॉर्क के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस each of magnitude 10 to the power -6
separated by a distance 2 centimeter. The dipole is placed in an electric external field of 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। तो बोलो द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल कितना आएगा। अब सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन कभी भी करते हो तो गिवन क्या है आपको। तो सबसे पहले चार्ज का वैल्यू मतलब डाइपोल में एक चार्ज का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 10 टू द पावर -6 कूलम। दोनों के बीच का सेपरेशन मतलब 2a का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 मीटर। याद रखना इसको स्मॉल डी भी लिख सकते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है यहाँ पे तो E इज इक्वल टू कितना 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब मुझे बताओ निकालना क्या है आपको। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला जाए तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है तो समझाया था कि साइन 90 आएगा कि नहीं यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क के केस में। तो साइन 90 तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा यहाँ पे पी का वैल्यू क्या होता है 2AQE और 2A को क्या माना है यहाँ पे D। तो ये क्या होता है यहाँ पे DQE वैल्यू कर दो यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे QDE। समझ आ रहा है ना। Q का वैल्यू कितना दे रखा है 10 टू द पावर -6। D का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और यहाँ पे E का वैल्यू कितना 10 टू द पावर 5। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा -3 न्यूटन मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है थर्ड। याद रखें ऐसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं आसान होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहे हैं ना। नोट करना अच्छे से इसे।